तो जय हिंद बच्चों, मैं हूं रविंद्र सर और आप जॉय फिजिक्स के साथ जुड़ चुके हो और हम लोग इस सेशन में आगे चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब मैं आपको बच्चों बता दूं कि जो लास्ट वीडियोस हमारे रहे हैं उसमें हमने चैप्टर 15 क्लियर कर लिया, ठीक है। और अब हम चैप्टर 15 की एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर ये जो आप पैटर्न करवा रहे हो उस पैटर्न में आपने एक्सरसाइज के सम्स जो हैं वो टॉपिक के साथ ही क्यों नहीं करवाए। तो इसका एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि अगर मैं टॉपिक के साथ एक्सरसाइज के सम्स करवा देता तो क्या होता कि आपको अगर एक्सरसाइज सपोज रिवाइज करनी है पूरी एनसीईआरटी की तो आपको उस टॉपिक को सर्च करना पड़ता है जिस टॉपिक से वो सम बिलोंग करता है। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना पूरी एक्सरसाइज अलग ही बना दी जाए, जिससे क्या होगा सपोज आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज करनी है तो सिर्फ आप एक्सरसाइज डायरेक्टली रिवाइज कर पाओ, इसलिए हम लोग इस तरह से चलने वाले हैं। तो देखते रहिए और मेहनत करते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 स्टैंडर्ड 11 यानी 11th का 15 चैप्टर वेव्स। तो उसकी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं या समझने वाले या सम्स करने वाले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं समझते हैं। एक स्ट्रिंग है, अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.50 kg is under a tension of 200 Newton. That means what? Mass of the string is given. This is the mass of the string, and the string is under a tension of 200 Newton. That means there is a tension is given in the string. Okay. Now the length of the stretched string is 20.0 meter. This is the length. Okay. Total length of the string. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? तो बच्चों यानी आपको क्या फाइंड करना है किस तरह से, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको बढ़िया से समझाता हूँ, बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा कि नहीं हमें बिल्कुल ये चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज का सम है वो क्लियर है कंसेप्ट के साथ और सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको यहाँ पे विजुअलाइज करा रहा हूँ। फिजिक्स का कोई भी अगर आपको सम करना है और चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री हो चाहे फिर वो बायोलॉजी हो फिर चाहे वो मैथमेटिक्स हो, उसकी आप एप्लीकेशन अपने माइंड में बनाइए। ओके, सबसे पहली बात यही होती है जैसे कि हम लोग कोई भी एक्शन करने वाले हैं तो एक्शन पहले माइंड में क्रिएट होती है, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम जब आप फिजिक्स में देखते हो तो उसको पहले माइंड में क्रिएट कीजिए, फिर उसको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ कीजिए। ओके, तो मैं वही करने वाला हूँ। देखो ये जो एक स्ट्रिंग है उसका मास आपको दिया है, तो ये स्ट्रिंग मैंने ड्रॉ कर दी, उसमें 200 न्यूटन का टेंशन है। दैट मींस देयर इज अ फोर्स और वी कैन से टेंशन 200 न्यूटन। ओके, अब ये टेंशन कैसे दिया गया है, ये इसको खींच के दिया गया होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया 200 न्यूटन, तो इसमें टेंशन आ जाएगा, ये यहाँ पे फिक्स्ड है तो टेंशन आ जाएगा। जैसे आप अपनी उंगली को खींचिए, मान लीजिए आप 10 न्यूटन से खींच रहे हो तो 10 न्यूटन का अंदर टेंशन होगा, 200 न्यूटन से खींचोगे तो 200 टेंशन होगा। ओके, डन ना, क्लियर। अच्छा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20 मीटर। नाउ वी हैव द लेंथ 20.0 मीटर। अब कई बच्चे सोचेंगे सर 20 मीटर और 20.0 मीटर में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों आप नीट जेई और जेई एडवांस की जब बात करते हो तो ये जो है कि भाई कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको आंसर लिखना रहता है, पॉइंट के बाद कब तक जाना रहता है, इसीलिए ये 0.0 लिखना जरूरी है। वो बात की बात है, अभी समझिए आगे। अभी आगे की बात ये है, if the transverse jerk is struck at one end of the string, यानी एक ट्रांसवर्स, what is transverse means, ये वाली बात, oscillations are perpendicular to the direction of propagation। यहाँ पे एक jerk दिया गया है सपोज इस साइड, तो
ये कितने टाइम में यहाँ पे पहुंचेगा सेकेंड एंड पे। ओके, ये फर्स्ट एंड या सेकेंड, यहाँ तक कितने टाइम में पहुंचेगा, ये ऐसे जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? यहाँ पे एक जर्क दिया तो वो आगे ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करता करता दूसरे एंड तक पहुंचेगा। उस एंड पे पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो आपको वो टाइम बताना है। तो बच्चों बिल्कुल सरल तरीका मैं बताता हूं आपको बच्चों, टाइम निकालना है तो सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली लिखोगे टी। अब टाइम कितना लगता है, तो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बिल्कुल यही करने वाले हैं। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है यहां से यहां जाने में, एल, और स्पीड क्या रहेगी मेरे बच्चों, v। क्लियर? यस, बिल्कुल। अब देखिए, अभी हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्पीड नहीं दी गई। अब हम परेशान होंगे कि माइंड में अगर सर ये इक्वेशन बना लिया तो फिर टाइम निकालने के लिए स्पीड कैसे? तो बच्चों आपको समझ में आएगा, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगा, जर्क जनरेट हो रहा है, उसकी स्पीड का इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन होता है मेरे बच्चों v इज इक्वल्स टू टेंशन अपॉन म्यू, और म्यू यानी मास पर यूनिट लेंथ। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो? ये मैंने शॉर्टकट बताया था, आपको याद हो तो टी टेंशन है और नीचे म्यू होता है। म्यू यानी क्या बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ओके, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर ऐसा रहेगा। म्यू यानी क्या बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया टीएल बाई एम। इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया है। शॉर्टकट क्या है? टीम रू। याद रखिए, टीम रू। ओके, रूट के अंदर टीम रू, टी बाई म्यू का रूट, टीम रू। ओके, बाकी तो ये है। अब ये आप रखोगे यहाँ पे, अब ये यहाँ पे भी उल्टा है तो ये लिखोगे तब ये भी उल्टा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, सारी क्वांटिटीज आपके पास हैं, आ चुकी हैं बिल्कुल। फर्स्ट, सेकंड और लास्ट जो स्टेप रहेगा उसमें आपको वैल्यू पुट ऑन करनी है बस, और आंसर लाना है। बिल्कुल क्लियर ना बच्चों? तो अब यहाँ पे लेंथ की जो वैल्यू है 20 मीटर है, 20.0 रख सकते हो, इनटू अंडर रूट ऑफ मास, मास कितना है 2.5 kg, अपॉन टेंशन 200 इंटू लेंथ, यहां पे भी लेंथ है। ओके, और चीज आप सोच सकते हो, देखो मेरे हिसाब से, आपका हिसाब भी सही, मेरा हिसाब भी सही है। देखो रूट ऑफ ये L है, ये L है, इसको अंदर ले लो तो L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर नीचे L कट हो जाएगा, तो ml बाई टी। यस और नो बच्चों? ये तो सर स्टेप बढ़ा दिया। हाँ बेटा, स्टेप बढ़ा दिया, बट जल्दी सॉल्व हो जाए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, इसलिए ऐसा किया। L को आप रूट के अंदर लेके जाओगे तो L को रूट के अंदर, तो L स्क्वायर क्यों किया? तो उल्टा सोच लो, अगर उसी L स्क्वायर को आप बाहर लाओ तो L आना चाहिए ना, तो अंदर L स्क्वायर होगा तभी तो। यस, तो इसको अंदर लेके गए, L का स्क्वायर हो गया अपॉन L है, L का स्क्वायर ऊपर नीचे L, तो एक L कट हो गया, तो क्या बचेगा? ऊपर एक L बचेगा, बाकी सब हिसाब तो का वही है। चलिए तो हम वैल्यू रखते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ मास 2.5 किलो का हाथ है भाई यहाँ पे, तो 2.5 किलो, और लेंथ अपनी 20 मीटर है, 20.0 अपॉन टेंशन बच्चों 200, ये 20 रखो, ये 0 मरेगा। यस, 0 मरेगा, मरेगा भाई मरेगा, और ये 10 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 25 अपॉन 2.5 अपॉन 10, 0.25, 0.25, यस और नो? या दूसरी तरीके से देखो, इसको 25 लिखो तो 25 अपॉन 100, 2.5 है, इसको 25 करना है तो अपॉन 10, 10 to 10 100,
25/100, उसका रूट 5/10, दैट मीन्स 0.5 सेकेंड इज अवर आंसर। यानी कि यहां पे दिया हुआ जर्क ऑन द सेकेंड पॉइंट और one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? From one to other end जाने के लिए उसको 0.5 सेकेंड लगेंगे। तरीका सीखिए, कंसेप्ट सीखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, बढ़िया इजी और कंसेप्ट लगा के आपको सबसे पहले क्या करना है, माइंड में इमेजिनेशन, फिर उसका ड्राइंग और फिर अपने आप जो है धागे खुलते जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी बिल्कुल आसान। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, फिर से नहीं पहली बार समझते हैं। तो भाई क्या है, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 300 meter, data is given. Okay, ice places into the water of a pond near the base. तो इसको ड्रॉ कर देते हैं इतनी चीज बढ़िया से। सॉल्यूशन में आपकी ड्राइंग रहेगी सबसे पहले। ये टावर है बच्चों, H is equals to 300 मीटर। ओके, और यहाँ पे नियर, इसी के एग्जैक्टली नियर एक पॉन्ड है बच्चों। इमेजिनेशन करना है, पानी है उसमें, ठंडा ठंडा गरम गरम जैसा भी हो पानी है। अब क्या होता है, यहाँ से एक स्टोन अब कोई ड्रॉप तो करेगा ना। मान लीजिए ये हमारे एक फ्रेंड है, या आप खुद को मान लीजिए, यहाँ से आपने ड्रॉप किया। चलो थोड़ा सा हाथ, अच्छा ये है चुलबुल पांडे जी, टोपी लगा के, और इनका हाथ थोड़ा लंबा रखते हैं क्योंकि इनको बना दिया मैंने कानून, और कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे क्यों रखे उसका भी रीजन, अगर यहाँ रखते तो थोड़ा सा हमें तकलीफ होती ड्राइंग में। कानून का हाथ बना दिया लंबा वाला, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, क्या करा जा रहा है, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर of the height of 300 meters places in the water of a pond near the base of the tower, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, तो धूम ऐसा साउंड क्रिएट हुआ। When is the splash heard at the top? कब यहाँ पे वापस सुनाई देगा? साउंड की स्पीड दी है आपको और जी भी आपको दिया है 9.8। साउंड की स्पीड दी है और जी भी आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दे एकदम सिंपल तरीके से। अब फील करते हैं, इसको छोड़ा यहाँ से तो ये गिरता गिरता हुआ नीचे आएगा, तो यहाँ पे कुछ टाइम खाएगा। छोड़ा है, ड्रॉप किया है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। फाइनल की चिंता नहीं है, पर इनिशियल इज 0। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड क्या मेरे बच्चों को पता है, √2h/g। यस सर, ये तो पता ही है, टाइम टू रीच द ग्राउंड √2h/g। सिंपल, ओके डन। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो साउंड क्रिएट होगा, दुम ऐसा साउंड आएगा, बढ़िया, आपको सबको पता है, मजा भी आती है। अगर बच्चे थे तो मजा आती है, बड़े हो गए तो इसमें क्या। बट आज बड़े होने के बाद वही चीज वापस से कुछ और एक्स्ट्रा लॉजिक के साथ आपके सामने है। तो हर चीज को एंजॉय करते रहिए, छोटी से छोटी लाइफ की छोटी से छोटी मोमेंट को बच्चों एंजॉय करना है। और जैसे ही आई आवाज दुम हमें सुनाई देगी, पर हाइट यहाँ पे 300 मीटर है, दैट मीन्स इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा टाइम लीजिए बच्चों, ऐसे नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे जो साउंड वेव है वो इधर जाएगा, कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 स्पीड से, और पहुंचता 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 यहाँ पे ईयर के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और टाइम लगेगा, और ये जो टाइम रहेगा, अब यानी आपको दिख रहा है मैंने क्रॉस ड्राइंग बना दी, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे सीधा 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 ऊपर जाएगा 20 स्पीड से, और यहाँ पे पहुंचेगा। ये आया नीचे और ये आया ऊपर, तो इधर भी कुछ टाइम लगेगा। सपोज कर लो इधर टाइम लग रहा है बेटा T2,
और यहाँ पे टाइम लगेगा। सिंपल सिंपल सिंपल। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कांस्टेंट मानना है, कितनी है 300। डिस्टेंस पता है 340। डिस्टेंस कितना है 300। साउंड की स्पीड 340 है बच्चों। अब देखो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लगेगा h अपॉन v। हाँ यस, यही लगेगा ना। इतनी स्पीड से इतने डिस्टेंस को साउंड कितने समय में ट्रैवल करेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। खत्म। तो अब यही साउंड हमारे जैसे ड्रॉप करने के बाद स्टोन को हमने ड्रॉप किया, स्टोन नीचे गया और साउंड वापस आया, तो ये पूरा टाइम कितना, बस खत्म। टोटल टाइम फाइंड करना है बच्चों। खत्म ना। मेरा लॉजिक समझ में आया। t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 बच्चों। ओके, बिल्कुल आसान है, समझ में आ रही है मेरी बात। t1 कितना मेरे बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2h/g प्लस h/v। वैल्यू पुट कीजिए 2h, h की वैल्यू 300, g की वैल्यू 9.8, ठीक है, प्लस h की वैल्यू 300 अपॉन v की वैल्यू 340। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7.82 सेकेंड और ये मिलेगा 0.88। और इसको सॉल्व करके 8 + 2 0 1718.70 सेकेंड जितना बच्चों समय लग जाएगा। कौन सा समय लग जाएगा, यहां से यहां वापिस साउंड यहां। क्लियर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे जब वो अंदर गया और साउंड को ऊपर आने में कितना टाइम लगा, तो साउंड को ऊपर आने में लगा सिर्फ 0.88 सेकेंड और स्टोन को नीचे जाने में टाइम लगा 7.82 सेकेंड। इसीलिए टोटल आंसर आपका बनेगा बच्चों 8.70 सेकेंड। क्या बच्चों क्लियरली समझ में आ रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है। अब देखो थोड़ा डिजिटल बोर्ड अपने पास नहीं है, बट जितना भी मेरे से बन पड़ रहा है मैंने उस तरीके से आपको विजुअलाइज करके बता दिया है। पर आपको ये क्लियरली इमेजिन करना है, क्योंकि रियलिटी यही है। क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम पे आपको बच्चों खुद से ड्राइंग बनानी है, क्वेश्चन को पढ़ के और फिर समझना है। अच्छी बात यह है कि डिजिटल बोर्ड हो तो आप उसको यानी ऐसे पिक्चर के जैसे हम मूवी में देखते हैं वैसे इमेजिन कर पाओगे, बट रियलिटी में आपको ऐसे ही करना रहेगा। इसीलिए ये तरीका भी आप सीखिए, वो तरीका भी सही है, बट इस पे फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है, वो जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ के आप ऐसा बना पा रहे हो और बनाने के बाद ये सॉल्यूशन सोच पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे बच्चों। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों अब हम लोग 15.3 थर्ड सम की और बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ। तो क्वेश्चन ये है, अ स्टील वायर हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर, यानी एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ आपको दे दी है। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे एमसीक्यू या सम सॉल्व करने वाले हो, जिससे आपको टाइम भी कम लगेगा और इजीली सॉल्यूशन भी आ जाएगा। मास ऑफ दैट वायर इज आल्सो गिवन, कितना बच्चों 2.10 kg। व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर। टेंशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? टेंशन इन द वायर, so that the speed of the transverse wave on the wire equals to the speed of the sound in dry air at 20 degrees Celsius, which is equals to 343 meter per second. ओके, तो करते हैं सॉल्व इसको। टेंशन हमें फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन देखो बच्चों, वही डायग्राम जो फर्स्ट में हमने बनाया था वैसा ही बना देता हूं। यहाँ पे अगेन ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमने फोर्स लगा दिया है और उसी फोर्स के कारण जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो फाइंड करना है। लेंथ दी है वायर की
12 मीटर और मास दिया है 2.10 kg। आपको निकालना क्या है बच्चों? टेंशन। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? एक वायर है जिसपे कुछ टेंशन देने के बाद अगर आप यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव जनरेट करते हो तो वो साउंड की स्पीड से यहां से यहां जाता है, साउंड की स्पीड से जा रहा है। यस, साउंड की स्पीड से जा रहा है, यानी आपको स्पीड दी है बच्चों v। ठीक, बस खत्म। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो भाई स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है मेरे बच्चों? सॉल्यूशन में अगर हम सोचे तो v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? या तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, t बाई म्यू और उसका रूट। तो म्यू को हम लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे म्यू नहीं दिया, मास और लेंथ दी है, इसलिए हम लोग म्यू को डायरेक्टली मास पर यूनिट लेंथ लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ टेंशन। टेंशन को अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेंशन तो कहाँ छुपा पड़ा है? रूट के अंदर, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो v का स्क्वायर इंटू मास अपॉन लेंथ, इस तरह से हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। देखो v का स्क्वायर, ये मास इधर आ जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगी, तो टेंशन हमें सब्जेक्ट में मिल जाएगी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ अपॉन मास। यहां से स्क्वायर करने के बाद अब टेंशन को सब्जेक्ट बना सकते हो, पर इतना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो मेरे बच्चों, डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? टेंशन को अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो आपको पता है स्क्वायर मास अपॉन लेंथ, समझ में आ गया? 343 का स्क्वायर इनटू मास कितना है? 2.10 अपॉन लेंथ है 12.0। अब देखो आपको क्या करना है? 343 का स्क्वायर करना है बच्चों, वो आपको आना चाहिए करना, और 2.10 आपको मल्टीप्लाई करना है, वो भी आना चाहिए, और डिवाइड बाय 12, ये तो एकदम इजी हो जाएगा। 12 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इसको सॉल्यूशन आपको जब देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा तकरीबन इतना, 20,600 न्यूटन, 20,600 न्यूटन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.06 इंटू 10⁴ न्यूटन, जो आपको आंसर मिल सकता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर आंसर, सिंपल तरीका है, वही तरीका है जो पहले हमने फर्स्ट में देखा था, सेकंड वाली में नहीं, फर्स्ट वाले उसमें यही तरीका था, पर उसमें हमें कुछ और फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? टाइम फाइंड करना था, ऐसा ही कुछ था ना, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन रेडी है, 15.4 ऑफ एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं ऐसा है, इसको ध्यान से समझना है। बस अपना नॉलेज जो है चैप्टर का उसको आपको यूज करना है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि कैसे होगा। देखिए समझते, यूज द फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन वाला फॉर्मूला याद करो। v is equal to under root of gamma p by rho to explain why the speed of sound in air, साउंड की स्पीड एयर में क्यों, ये तीन केस आपको एक्सप्लेन करना है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरा, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, एंड थर्ड इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी, नमी के कारण क्या होता है। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं। सॉल्यूशन है पहले का, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अरे यार अब ये तो क्या बात हुई सर, इक्वेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p बाई रो, स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा इन एयर। अब p इक्वेशन में है और p पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा बताओ। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, समझ में ही नहीं आ रही है बात। ये कैसी बात हो गई? इक्वेशन में है p और v p पे डिपेंड नहीं करता है, ये बताना है। चलो तो बताते हैं कैसे। आइए, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या? PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। यस,
तो P की जगह आप क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा, P की जगह इसको नीचे ले जाएंगे म्यू आर टी बाई V इंटू रो तो था ही भाई, गामा रो तो था म्यू आर टी बाई V। ओहो, तो इक्वेशन क्या बन रहा है देखो, गामा म्यू आर टी अपॉन रो इंटू V यानी मास। ओ अब देखो कहीं इक्वेशन में प्रेशर है, सोचो कहीं प्रेशर है, तो V इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सिंपल, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। ओके, यूज द फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, वाई V इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल क्लियर। चलो B बात करते हैं, सेकंड वाली, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूं, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर आप लिखो तो V इज प्रोपोर्शनल टू रूट T, मास गामा कांस्टेंट, म्यू मोल नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें कांस्टेंट है, मास वगैरह ये, तो V is proportional to root of T, that means we can say answer is increases with टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, क्योंकि V के इक्वेशन में आ रहा है टेम्परेचर बट रूट T। ओके, C इंक्रीजेस विथ ह्यूमिडिटी। ये कैसे बढ़ेंगे, इंक्रीजेस विथ ह्यूमिडिटी, नमी के साथ बढ़ती है। अब आपको एक मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूं, समझना कि भाई स्पीड का इक्वेशन तो सर अंडर रूट ऑफ गामा P बाई रो है। मान लीजिए P की वैल्यू आपने कुछ रख दी भाई म्यू आर टी बाई V, ठीक है, बट यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। ऐसा V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मास है तो रो इंटू V तो आना ही, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेंसिटी चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज होगी, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी, स्पीड भी है वेलोसिटी नहीं, स्पीड चेंज होगी, डेंसिटी बढ़ेगी स्पीड घटेगी, डेंसिटी घटेगी स्पीड बढ़ेगी। तो इन्होंने क्या दिया है, स्पीड इंक्रीजेस विथ ह्यूमिडिटी, नमी के साथ। नमी यानी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसका मेजर यानी ह्यूमिडिटी, नमी उसे हम बोलते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, आप बताइए उसमें एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी डेंसिटी बढ़ती है या घटती है। आप देखो किसी के घर के बाहर अगर रोड है तो गर्मियों के टाइम या हवा ज्यादा चलती हो तब वो पानी छांटते हैं। पानी छांटने से क्या होता है, तो कि भाई जो मिट्टी है, धूल है, वो उड़ के घर के अंदर ना आए। जब व्हीकल वहां से पास होते हैं, व्हीकल पास होते हैं तो अपने साथ एयर को लिफ्ट आउट करके घर के अंदर तक वो पहुंच जाती है, यानी एयर या सॉरी मिट्टी, धूल एयर के साथ मिलके घर के अंदर चली जाती है। इसीलिए वहां पे क्या छांटते हैं लोग, पानी। पानी छांटने से क्या बढ़ जाती है, नमी। नमी बढ़ने से क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाते हैं तो एयर में डेंसिटी क्या हुई, कम, डेंसिटी डिक्रीजेस तो स्पीड इंक्रीजेस। क्या मेरे बच्चों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया? क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? आपने पानी डाला और अभी आप यानी दिल्ली में देखते हो कि न्यूज चैनल देखते हो, तब अभी नहीं, थोड़े समय के पहले दिल्ली में बहुत ज्यादा, अपनी जो दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो उसके सॉल्यूशन के तौर पे आपने देखा वो टैंकर लेके पानी छांटते हैं। पानी छांटने से क्या होता है भाई, कि जो डस्ट और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। यानी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है
तो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अगर पार्टिकल्स बच्चों नीचे बैठ जाते हैं तो क्या हुआ, डेंसिटी घट जाती है। अगर डेंसिटी घट जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर मेरे बच्चों को तीनों पॉइंट्स। पहला इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, सेकंड वन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड थर्ड वन इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो बच्चों अब हम देखते हैं 15.5। ये एक और बढ़िया सम है और कुछ बढ़िया नॉलेज आपको इसमें से मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है सम। तो भाई यू हैव 15.5 you have learned that a traveling wave in one dimension, 1D का मतलब one dimension, is represented by a function y is equals to f x comma t। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रैवलिंग वेव y डायरेक्शन में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो x और t दोनों का फंक्शन होगी, यानी दोनों पे डिपेंड करती है। ये तो हमने पढ़ा है ट्रैवलिंग वेव के बारे में। Where x and t must appear in the combination x minus vt। इसका मतलब वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, x प्लस vt यानी नेगेटिव, यानी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दो डायरेक्शन में वो ट्रैवल हो सकता है ट्रैवलिंग में। i.e. that means what, that is यानी ये जो पूरा ऊपर वाला जो पूरा इतना बड़ा है उसका मतलब ये हो गया, ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि y f of x t, इसका मतलब y f of x प्लस और माइनस vt हो सकता है, प्लस vt या माइनस vt। प्लस का मतलब नेगेटिव x में जा रहा हूं या माइनस का मतलब पॉजिटिव x में जा रहा होगा। इज द कन्वर्स ट्रू, यानी इसका उल्टा क्या है, सत्य है, सच है। एग्जामिन इफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर y कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव। फिर हमें देखना कि ये तीन फंक्शन जो दिए हैं y के, y is equal to this, y is equal to this और y is equal to this, क्या ये ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना, इस तरह से आंसर देना है। तो चलिए समझते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन बिल्कुल तरीके से करेंगे। इज द कन्वर्स ट्रू, नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नो। वाई इक्वेशन ये आएगा, रीजन पहले का आंसर नो है और अब रीजन देना है। रीजन आपको बताना रहेगा ना भाई, मेरे को भी आपको बताना रहेगा क्यों उल्टा सही नहीं है। यानी इसका उल्टा मतलब ये है कि x प्लस और माइनस vt वाला कोई भी फंक्शन ट्रैवलिंग वेव हो सकता है। यानी अगर कोई वेव ट्रैवलिंग है, कोई वेव ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन वेव है, इसका मतलब y इज इक्वल टू उसका क्या होगा फंक्शन x प्लस और माइनस vt। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर कोई फंक्शन आपको दिया है जिसमें x प्लस और माइनस vt जैसा कुछ भी आ रहा है तो ट्रैवलिंग वेव है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बच्चों ट्रैवलिंग वेव के बारे में हम यहाँ जानते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, हाँ कैसा होता है, y इज इक्वल टू a sin kx प्लस और माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता है। साथ में फेस भी आप बता सकते हो, याद आ रहा है, x प्लस और माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो सर, यहाँ तो x t दिया है, आपने तो ये क्या लिख दिया है। तो बच्चों वो भी आप यहाँ पे x प्लस और माइनस vt है सर, वो लेके आइए। तो पहले फाइव को मैं जीरो कर देता हूँ, कुछ भी हो सकता है, जीरो ले लेते हैं हम। a साइन a की जगह 2 पाई बाई लैम्बडा लिखा जा सकता है, वेव वेक्टर का इक्वेशन है, इंटू x प्लस और माइनस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई t भी लिख सकते हैं या 2 पाई f भी लिख सकते हैं। यस, ओके 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 सर, समझ में आ रहा है। यस यस यस। अब देखिए मेरे बच्चों, अब देखिए मेरे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, a साइन 2 पाई बाई लैम्बडा को बाहर निकाल रहा हूँ, 2 पाई बाई लैम्बडा। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस और माइनस, यहाँ 2 पाई गया, लैम्बडा डिवाइड करना पड़ेगा, वो तो आपको पता है।
अब देखिए मेरे बच्चों क्या हाल चाल हो रहा है इधर, ए साइन 2π/λ x प्लस और माइनस फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ, क्या बच्चों स्पीड हो, अब मैच कर रहा है। तो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, क्या वो सेम है? ये और ये सेम ही हुए ना, इसी वजह से ये लेके आया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला कि y इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस और माइनस vt। समझ में आया? ऐसा आपको बताना नहीं है पूरा, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ट्रैवलिंग वेव में ऐसा होता है। फिर हम जब ट्रैवलिंग वेव ड्रॉ करते हैं तो हम लोग साइन का फंक्शन है तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये y हो गया, ये t हो गया, x लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, x या t के हिसाब से ऐसे ड्राइंग बना रहे हो। अरे वाह सर, हमें समझ में आ गया। ये हो गया रिवीजन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अब इसका उल्टा सही नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, रीजन कि यहाँ पे 3 दिए हैं, तो हमको एक फंक्शन ले लेते हैं, देखो x माइनस vt का स्क्वायर। अब ये देखोगे क्या, ये y इज इक्वल टू x माइनस vt का स्क्वायर, वो इसका फंक्शन हुआ तो हुआ सर हुआ। क्या इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा? कभी नहीं बनेगा। देखो देखो, अगर हम लोग पोजीशन इसकी फिक्स करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा? देखो y क्या हो जाएगा, v² t²। ओ तो यहाँ भी बच्चों, आप मेरे बच्चों देखोगे ग्राफ इसका कैसा बनेगा, y वर्सेस t का ऐसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि y प्रोपोर्शनल t के रूप ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जब ट्रैवलिंग वेव के बारे में देखते हो तो उसका 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0, फिर यानी एक मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू के बीच में वो ऑसिलेट होता रहता है, तभी उसको ट्रैवलिंग वेव बोला जाएगा। और ये तो वापस आने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कोई y डिस्प्लेसमेंट अगर x माइनस vt का फंक्शन मिलता है तो इसका मतलब वो ट्रैवलिंग है, ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर? समझ में आया बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अच्छा चलो बता देते हैं, ABCD यहाँ पे जगह है हमारे पास। अच्छा, a का तो बात खत्म ना, a x y इज इक्वल टू x माइनस vt² जो है नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। कहां से बता दिया सर आपने? अरे मेरे बच्चों इधर देख लो थोड़ा सा, पहले जो पहला वाला जो था ना, ये वाला कन्वर्स इज ट्रू वाला, नॉट ट्रू। क्यों नॉट ट्रू? मैंने लिख लिया ये कन्वर्स फंक्शन और बता दिया आपको। चलो b की बात कर लेते हैं, b की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप x बराबर 0 किया तो सर टाइम भी 0 ले सकते थे। यस बेटा, टाइम भी 0 ले सकते थे। टाइम 0 लेते तो x² मिलता, ग्राफ तो यही होता, y वर्सेस x का ग्राफ। यानी ऐसा तो नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रैवलिंग नहीं है। चलो b की बात करते हैं। b की देखो, y बराबर, b में y बराबर क्या दिया है? ओहो लोग आ गए, लोग आ गए। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। चलो ठीक है। अब क्या ये ट्रैवलिंग है? नहीं। आंसर इसका भी बच्चों आएगा नो। कैसे? तो एक्सप्लेनेशन देखो, अगर आप x बराबर 0 रखो और t बराबर 0 इसमें रखो तो y का वैल्यू क्या होगा? log 0। और log 0 हो तो पॉसिबिलिटी आंसर क्या होगा? log 0 का इनफाइनाइट। अरे यार, ये तो वापस से इनफाइनाइट होगा, और ये ट्रैवलिंग में तो आप देख रहे हो फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पे आंसर कैसा आ रहा है? नॉट फाइनाइट और डिफाइनाइट, इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। ये कभी भी ट्रैवलिंग वेव नहीं हो सकता है। C 1/,
y इज इक्वल टू क्या है बच्चों सी में 1 अपॉन x प्लस वी टी, एक्स प्लस वी टी। ओ इसका भी आंसर आना चाहिए। नो, ये भी ट्रैवलिंग वेव नहीं हो सकता। कैसे? अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे ये y आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? देखो इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 0 will be infinite, not defined, not finite. Again same explanation. और आप ऐसे भी समझने वाले हो, एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप सिर्फ t को 0 लिखो तो 1 अपॉन x, अब 1 अपॉन x का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? जैसे x बढ़ेगा y घटेगा। अब इनिशियली उसकी वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। और घटता 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 कहाँ 0 होगा? जब x और t दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? या t 0 लिया है तो x का वो इनफाइनाइट होगा, तब y 0 होगा। यानी ये तो इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसा तो ऑस्सिलेशन का तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये भी अगेन क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। तो क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। व्हाई? क्योंकि ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन x माइनस वी टी, कैसा? ये सारे x माइनस वी टी के फंक्शन है और इनको अगर हम प्रूव करने जाए क्या ये ट्रैवलिंग है तो नहीं है। इसका मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। और उसका आंसर के तौर पर ये 3 दे दिए। उन्होंने पूछा एग्जामाइन करो भाई ये 3 क्या ट्रैवलिंग वेव है, तो हमने एग्जामाइन कैसे करना है? तो उसमें x और t की वैल्यू आप 0 रख दो पहले तो। अगर यहाँ पे 0 रख रहे हो तो ये फाइनाइट आ रहा है, ओके, तो थोड़ा सा चलो फाइनाइट आया। बट अगर t की वैल्यू 0 करो या x की वैल्यू 0 करो तो जो ग्राफ बनता है वो तो इनफाइनाइट में जा रहा है, रिपीट ही नहीं होगा मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बी और सी का भी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया। तो बच्चों इसका भी आप क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।